नमस्कार दोस्तों, रंजन क्लासेस में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है आपका वुमेन्स ब्रिज। यानी बात करें तो जो एसी ब्रिज है उसका टाइप्स का लास्ट ब्रिज है जो वुमेन्स ब्रिज आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वुमेन्स ब्रिज बेसिकली क्या है? वुमेन्स ब्रिज है टाइप ऑफ एसी ब्रिज विच आर यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी वुमेन्स ब्रिज का हम यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करने के लिए। बट इसका जो रेंज होता है वो होता है 100 हर्ट्ज टू 100 किलो हर्ट्ज। एंड तो इसका एक्यूरेसी का जो रेंज होता है या इसका बोलते हैं एक्यूरेसी जो होता है वो होता है 0.1% टू 0.5%। और बेसिकली वेन्स है तो वेन्स साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस ब्रिज का इन्वेंशन किया था या डेवलप किया था 1891 में, इसलिए इनके नाम पे इस ब्रिज का नाम पड़ गया वेन्स ब्रिज। अब देखिए वेन्स ब्रिज का अदर एप्लीकेशंस भी है। बेसिकली इसका यूज हम अदर एप्लीकेशंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए कर सकते हैं। हार्मोनिक डिस्टॉर्शन एनालाइजर में भी हम क्या कर सकते हैं? वेन्स ब्रिज का यूज कर सकते हैं। या हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के लिए भी हम क्या कर सकते हैं? वेन्स ब्रिज का यूज कर सकते हैं। अब देखिए दिस इज अ सर्किट डायग्राम ऑफ वेन्स ब्रिज। अब देखिए ब्रिज है तो ब्रिज में बेसिकली 4 आर्म्स होंगे। बेसिकली ब्रिज क्या होता है? सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 4 इम्पीडेंसेस। यानी ब्रिज है 4 इम्पीडेंसेस या 4 आर्म्स होंगे, उसको हम आर्म्स बोलते हैं। एंड 1 डिटेक्टर होगा। एसी ब्रिज है तो एसी डिटेक्टर, डीसी ब्रिज है डीसी डिटेक्टर, और एक वोल्टेज सोर्स होगा। एसी होगा ब्रिज है तो डीसी सोर्स वोल्टेज सोर्स होगा, डीसी ब्रिज है तो डीसी वोल्टेज सोर्स होगा। ठीक। अब देखिए यहाँ पे Z1, Z2 एंड Z3 की बात करते हैं, जो क्या है इम्पीडेंसेस है, इसका हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक। अब देखिए आर्म ए बी क्या है? आर्म ए बी में क्या है? कैपेसिटर C1 इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद रेजिस्टेंस R1। और देखिए आर्म बी सी में क्या है? और रेजिस्टेंस R3 इज कनेक्टेड बिटवीन टर्मिनल BC एंड CD टर्मिनल के क्रॉस क्या है? रेजिस्टेंस R4 इज कनेक्टेड। अब बात करते हैं AD टर्मिनल, इसको बोल लीजिए या DA टर्मिनल बोल लीजिए। AD टर्मिनल है इसके क्रॉस क्या है? और रेजिस्टेंस R2 इज कनेक्टेड इन सीरीज विद कैपेसिटर C2। ठीक है। अब देखिए ब्रिज बैलेंस, ब्रिज ऐसे ही बैलेंस की बात करते हैं। व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस इट मींस दैट देयर इज नो करंट फ्लो थ्रू द डिटेक्टर। ये जो डिटेक्टर है इसके क्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। यानी हमने यहाँ से एज्यूम क्या नाम करंट I1 करंट, मान ली यहाँ से करंट I1 फ्लो हो रहा है मेन सोर्स से, इस पॉइंट पे करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए। नोड ए पे क्या हो रहा है? 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अगेन पॉइंट ई पे आने के बाद जो करंट I1 है 2 पार्ट में डिवाइड हुआ IC एंड IR। अगेन पॉइंट F पे आके दोनों सम हो जा रहा है, देन यहाँ पे क्या हो गया? करंट I1। अब देखिए जो करंट I1 है पॉइंट नोड बी पे आके डिवाइड नहीं होगा, यानी सीधा सीधा कहाँ चला जाएगा? BC टर्मिनल, BC आर्म्स में। इसका मतलब ये हो गया कि I1 इक्वल टू I3, क्यों? देयर इज नो करंट फ्लो थ्रू द डिटेक्टर। सिमिलरली I2 इक्वल टू I4 बोल सकते हैं, क्यों? कि पॉइंट डी के आने पर करंट डिवीजन नहीं हो रहा है। अब देखिए बैलेंस कंडीशन में बात करते हैं तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट डी, यानी E1 इक्वल टू E2 एंड E3 इक्वल टू E4। तो देखते हैं एट बैलेंस कंडीशन I1 इक्वल टू I3, I2 इक्वल टू I4 एंड E1 इक्वल टू E2 एंड E3 इक्वल टू E4। अब देखिए Z1 इंपीडेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? Z1 है इसके क्या R1 पैरेलल ऑफ कैपेसिटर, यहाँ पर आ जाएगा XC1, इसको स्मॉल लिखेंगे XC1 यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यानी ये होता आपका J ओमेगा C1। अब देखिए इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए 1/Z1 इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/, J ओमेगा C1। अब देखिए इसको सॉल्व करिएगा आप, आ जाएगा आपका दिस इंप्लाइड 1/Z1 इक्वल टू
1/r1 प्लस j ओमेगा C1/1, यानी दिस इंप्लाइड 1/z1, आप एलसीएम लेंगे R1 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 प्लस j ओमेगा C1/r1। यानी यहाँ से आप देखेंगे तो Z1 इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, R1/1 प्लस j ओमेगा C1/r1। अब देखिए यहां से बात करते हैं Z2 का। Z2 आपका क्या है, R2 प्लस XC2, Z2 इक्वल टू R2 प्लस 1/j ओमेगा C2। Z3 इक्वल टू हो जाएगा, सिंपल रेजिस्टेंस है सिंगल R3, और Z4 इक्वल टू हो जाएगा R4। ठीक है। अब देखिए जो ब्रिज बैलेंस इक्वेशन होता है, जनरल ब्रिज बैलेंस इक्वेशन होता है, वो होता है द प्रोडक्ट ऑफ वन पेयर ऑफ अपोजिट टर्मिनल इम्पीडेंस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ अदर पेयर ऑफ अपोजिट टर्मिनल इम्पीडेंस, यानी द प्रोडक्ट ऑफ इम्पीडेंस एट ए बी टर्मिनल इज एंड सी डी टर्मिनल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इम्पीडेंस एट ए डी टर्मिनल एंड सी डी टर्मिनल। यानी बात करें इस सर्किट का, इसमें क्या है, ए बी के क्रॉस इम्पीडेंस आपका Z1 है, सी डी के क्रॉस इम्पीडेंस आपका Z4 है, यानी Z1 इंटू Z4 इक्वल टू यहाँ ए डी के क्रॉस क्या है Z2, और बी सी क्रॉस क्या है Z3, यानी Z1 इंटू Z4 इक्वल टू Z2 इंटू Z3। तो जितना जो कंसेप्ट है आप ऐसे ध्यान रखेंगे, सीधे आप याद नहीं करेंगे कि Z1 इंटू Z4 इक्वल टू Z2 इंटू Z3, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब भी आता है एग्जाम में तो क्या इसका सीक्वेंस वो लोग चेंज कर देते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि अपोजिट पेयर ऑफ इम्पीडेंस का प्रोडक्ट जो होता है अदर पेयर ऑफ अपोजिट टर्मिनल के इम्पीडेंस के बराबर होता है, तब जाके आपका जो ब्रिज होगा वो बैलेंस होगा, यानी जो जनरल ब्रिज बैलेंस होता है। ठीक है। अब देखिए जनरल ब्रिज बैलेंस इक्वेशन जो होता है आपका, यहां से देखिए इस सर्किट से तो Z1 इंटू Z4 इक्वल टू Z2 इंटू Z3। अब Z1 आपके पास क्या है, R1 अपॉन 1 प्लस j ओमेगा C1/r1 इंटू R4 इक्वल टू Z2 हो जाएगा आपका R2 प्लस 1/j ओमेगा C2 इंटू R3। दिस इंप्लाइड है R3 की साइड लेंगे, ये वाला टर्मिनल इस वाले फैक्टर्स को इस साइड ले लेंगे, यानी R4 अपॉन R3 इज इक्वल टू R2 प्लस 1/j ओमेगा C2 इंटू वन प्लस j ओमेगा C1/r1 अपॉन R1। बिकॉज यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में चला जाएगा राइट हैंड शिफ्ट करते समय, और जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर में चला आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज लाइक R4 अपॉन R3 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका j ओमेगा C2, यानी j ओमेगा C2 R2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस j ओमेगा C1/r1 अपॉन R1।
अब देखिए यहां से दिस इंप्लाइड एट R4 अपॉन R3 मल्टीप्लीकेशन है, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, यानी कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, यानी हो जाएगा आपका, इसको अरेंज करके लिख देते हैं 1 प्लस जे ओमेगा C2R2 इंटू 1 प्लस जे ओमेगा C1R1 अपॉन जे ओमेगा C2R1. This implied at R4 upon R3 यानी हो जाएगा ये 1 प्लस जे ओमेगा C1R1 प्लस जे ओमेगा जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर C1 C2 R1 R2 ये हो जाएगा आपका जे ओमेगा C2R2 प्लस अगेन जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर C1 C2 R1 R2। वो भी सही था लेकिन टर्म्स इधर उधर अरेंज करके हमने लिख लिया। अपॉन में आ जाएगा आपका जे ओमेगा C2R1। दिस इंप्लाइड एट R4 अपॉन R3 इज इक्वल टू, अब देखिए ये हो जाएगा 1 अपॉन जे ओमेगा C2R1 प्लस जे ओमेगा C1R1 अपॉन जे ओमेगा C2R1 प्लस जे ओमेगा C2R2 अपॉन जे ओमेगा C2R1 प्लस जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर C1 C2 R1 R2 अपॉन जे ओमेगा C2 R1। अब देखिए यहां से जे ओमेगा R1 कैंसिल, यहाँ भी जे ओमेगा C2 से C2 कैंसिल। अब देखिए एक C2 से C2 R1 से R1 जे ओमेगा से जे ओमेगा कैंसिल होगा, यहाँ पर जगह पर जे ओमेगा। ठीक है, अब देखिए यहां से आगे आपके पास दिस इंप्लाइड एट R4 अपॉन R3 इज इक्वल टू 1 अपॉन जे ओमेगा C2 R1 प्लस C1 C2 प्लस R2 R1 प्लस जे ओमेगा C1 R2। अब यहां देखिए इधर आपके पास क्या रियल पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, ये दोनों क्या आपका रियल पार्ट है, ये आपका है इमेजिनरी पार्ट। अब देखिए इस इक्वेशन से क्या करेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आप इक्वेट कर लीजिए। इधर हम रियल का करेंगे रियल पार्ट का, यहाँ पे हम करेंगे इमेजिनरी पार्ट का। ठीक है, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब देखिए इक्वेटिंग रियल एंड, अब देखिए रियल पार्ट यानी R4 अपॉन R3 इक्वल टू C1 C2 प्लस R2 R1। अब देखिए इधर इमेजिनरी पार्ट नहीं है, सिर्फ तो क्या 0, यानी लिख देंगे आप 1 अपॉन जे ओमेगा
C2R1 प्लस j ओमेगा C1R2 इज इक्वल टू 0। यानी इसको हम लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस j अपॉन ओमेगा C2R1 प्लस j ओमेगा C1R2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए j से j कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या कुछ आपका दिस इंप्लाई दैट, अब देखिए यहां बच गया आपका माइनस 1 अपॉन ओमेगा C2R1 प्लस ओमेगा C1R2 इक्वल टू 0। अब देखिए इस माइनस को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ओमेगा C1R2 इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C2R1। और डिनोमिनेटर को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करिए तो क्या हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर C1 C2 R1 R2 इक्वल टू 1। C1 C2 R ओमेगा स्क्वायर C1 C2 R2 R1 R2 इक्वल टू 1। अब देखिए यहां से ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 अपॉन C1 C2 R1 R2। दिस इंप्लाइड दैट ओमेगा इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 अपॉन C1 C2 R1 R2, यानी हो जाएगा आपका ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन रूट अंडर C1 C2 R1 R2। अब देखिए जनरली वो बोलते प्लस माइनस क्यों नहीं है, बिकॉज प्लस होगा फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ पे प्लस ही होगा माइनस नहीं होगा। तो यहाँ पे ओमेगा आ गया। अब देखिए ओमेगा क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा क्या आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, यानी ये लिख सकते हैं 2 पाई f इक्वल टू 1 अपॉन C1 C2 R1 R2, C1 C2 R1 R2, यानी दिस इंप्लाइड दैट f इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई रूट अंडर C1 C2 R1 R2। यानी आपका आ गया ये हर्ट्ज में। अब देखिए कंडीशन आता है इफ C1 इक्वल टू C2 एंड देन R1 इक्वल टू R2। अगर जो सर्किट है उसमें क्या हो, इफ C1 इक्वल टू C2 एंड R1 इक्वल टू R2 and R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, देन आपका जो फ्रीक्वेंसी है ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई रूट अंडर। अब देखिए C1 C2 की जगह पर क्या C, यानी C इंटू C स्क्वायर और R इंटू R स्क्वायर, यानी हो जाएगा आपका F इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई CR, या लिख सकते हैं दिस इंप्लाइड कर लीजिएगा, दिस इंप्लाइड F इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई RC। ये आपका है अननोन फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग वेल्स ब्रिज।
अब बात करते हैं फेजर डायग्राम का। अब देखिए जो आ गया f इक्वल टू 1/2 पाई RC, यानी ये जिसका यूनिट हो जाएगा हर्ट्ज। अगर यही चीज अगर ओमेगा में होगा तो उसका यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। अगर ओमेगा में हम लिखते हैं ओमेगा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1/RC, तो हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। चलिए अब बात करते हैं आपका फेजर डायग्राम का। बेसिकली फेजर डायग्राम की हम बात करेंगे, फेजर ड्रॉ करेंगे किसका, व्हील ब्रिज का। जो फेजर डायग्राम होता है व्हील्स ब्रिज या किसी ब्रिज के लिए अगर फेजर डायग्राम जो ड्रॉ करते हैं, बेसिकली क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है वोल्टेज एंड करंट का रिलेशन इन टर्म्स वोल्टेज एंड करंट रिलेशन थ्रू एवरी कंपोनेंट ऑफ दैट सर्किट। यानी इस जो सर्किट है इसके क्रॉस वोल्टेज और करंट का क्या रिलेशन है, उसके रिलेशन को क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका फेजर डायग्राम। जो फेजर डायग्राम जो है फेजर डायग्राम, ठीक है, तो फेजर डायग्राम है वो रिप्रेजेंट करता है आपका वोल्टेज एंड करंट में रिलेशन रिप्रेजेंट करता है थ्रू ईच कंपोनेंट ऑफ दैट सर्किट, ठीक है। अब देखिए 3 कंडीशन हमेशा आपको ध्यान में रखना है। कभी भी किसी भी सर्किट का फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होता है। इंडक्टेंस के केस में वोल्टेज लीड करता है 90 डिग्री थ्रू अ करंट, और कैपेसिटेंस के केस में वोल्टेज लैग करता है थ्रू 90 डिग्री थ्रू अ करंट। यानी कैपेसिटर के जो वोल्टेज होगा वो लैग कर देगा करंट से 90 डिग्री, ठीक है। आइए अब ड्रॉ करते हैं फेजर डायग्राम ऑफ व्हील्स ब्रिज। अब देखिए व्हील्स ब्रिज में यहाँ से रेफरेंस क्या लेता, हम देख रहे हैं क्या है यहाँ पे IR, जो आई करंट है 2 पार्ट में डिवाइड होगा, इसलिए हम यहाँ पे रेफरेंस जो लेके चलेंगे वो लेंगे IR करंट, ठीक है। हमने लिया IR करंट एज ए रेफरेंस। अब देखिए जो IR करंट हमने रेफरेंस लिया, अब इसकी बैलेंस कंडीशन हम देख चुके हैं कि I1 इक्वल टू I3 एंड I2 इक्वल टू I4 एंड E1 इक्वल टू E2 एंड E3 इक्वल टू E4। सिमिलरली E इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ दिस पोटेंशियल या सम ऑफ दिस पोटेंशियल, यानी E इक्वल टू E1 प्लस E3 या हो जाएगा E2 प्लस E4, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है करंट I1 है, इसके क्रॉस वोल्टेज क्या I1 R1 ले लिया, I1 R1। अब देखिए जो I1 R1 वोल्टेज है वो बराबर होगा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर, यानी IC अपॉन j ओमेगा C1। अब देखिए IC जो करंट है वोल्टेज है क्या होगा 90 डिग्री, क्या करेगा, लीड करेगा, तो हमारा हो गया IC करंट ही हो गया, क्लियर है। अब देखिए जो I करंट होगा इन दोनों का फेजर IR और IC क्या होगा, रिजल्टेंट फेजर होगा। इसका रिजल्टेंट फेजर आप ड्रॉ करेंगे, इसका जो रिजल्टेंट फेजर हो जाएगा वो रिप्रेजेंट करेगा आपका करंट I1। अब देखिए करंट I1 इक्वल टू क्या है I3, करंट I1 इक्वल टू क्या है I3। अब ये जो वोल्टेज है ये क्या आपका E1 की इक्वल टू है। अब देखिए अब जो वोल्टेज अक्रॉस ड्रॉप अक्रॉस BC टर्मिनल क्या होगा I3 इंटू R3, ये कहाँ पे आएगा, इसी एक्सिस पे आएगा आपका I3 R3 जो कि बराबर आपका E3 के। अब देखिए E3 इक्वल टू है E4 का, E3 इक्वल टू है E4 का, यानी दिस इज इक्वल टू I4 इंटू R4, यानी इसी एक्सिस पे होगा आपका I4 करंट, और I4 करंट किससे इक्वल टू है I2 का, क्लियर है। अब देखिए यहां से अब बचा ये पार्ट, इसमें देखिए जो वोल्टेज ड्रॉप है वो ड्रॉप क्या है आपका, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द I2 R2, यानी इसी एक्सिस पे कहीं होगा,
I2 अब देखिए जो वोल्टेज ड्रॉप है तो कैपेसिटर क्या होगा, करंट से कितना करेगा, 90 डिग्री लैग करेगा। ये हो जाएगा आपका I2 अपॉन j ओमेगा C2। अब देखिए अब जो वोल्टेज E2 है वो क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वोल्टेज, यानी इन दोनों का वोल्टेज जो फेजर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा आपको क्या, वोल्टेज E2 को। देख ये E1 इक्वल टू क्या है आपका, E2, E1 इक्वल टू E2। अब देखिए हमारे पास ये है E3 इक्वल टू E4, E1 और E2 हमारे पास आ गया, तो इसका जो रिजल्टेंट फेजर होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वोल्टेज E को। इसका रिजल्टेंट फेजर ड्रॉ करते हैं। यानी ये जो रिजल्टेंट फेजर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा वोल्टेज E को। ये हो गया आपका वोल्टेज E। अब देखिए दिस इज अ कंप्लीट फेजर डायग्राम ऑफ वेन्स ब्रिज। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। तो आप सभी लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। साथ के साथ आप कमेंट भी करें। अगर किसी को कोई सजेशन देना हो या कुछ किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।